Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10, gravitation. So next our topic is universal law of gravitation. In previous video we did deal about the gravity. हमने पढ़ा था ग्रेविटेशंस के बारे में, ग्रेविटेशंस क्या होते हैं, कल उसके बेस पर बताया कि फोर्स का क्या रोल होता है, एक्सीलरेशंस के क्या रोल होते हैं. तो जनरली देखिए एक क्वेश्चन था, जैसे न्यूटन्स ने क्या किया कि एप्पल जब नीचे आया था तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया था कि चीज नीचे क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं. तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. जैसे हम बात करें मून की और अर्थ की, तो अर्थ के कंपेयर में मतलब मून उसके क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग लगा रहे हैं. तो सराउंडिंग लगाया तो ऐसा नहीं कि अर्थ मून ही अर्थ के साइड अट्रैक्टेड है, क्लियर, अर्थ नहीं मून के साइड क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा. इसी को फोकस करते हुए न्यूटन ने दिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट that the force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square to distance between them. Mean to say, suppose we take one example, that is in earth, and other example we take moon. यहाँ पे लिए moon, यहाँ पे लिए earth. अब देखिए मून जो है अर्थ के साइड अट्रैक्टेड है, तो ये भी है कि अर्थ भी मून के साइड क्या अट्रैक्टेड, मतलब एक सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्लियर, जैसे मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है वैसे अर्थ भी मून को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इनके बीच क्या होगा, फोर्स होगा. सो यहाँ से हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाता है डी. क्या कहलाता है, डी. अब फोर्स की बात करें तो इसके मास को मान लेते हैं हम एम ई, और इसके मास को मान लेते हैं एम एम, मतलब मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ. तो पहले इसका पॉइंट था दैट फोर्स, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो दोनों के मास के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. तो पहला है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मून. क्लियर, दैट इज द पॉइंट फर्स्ट. Second point, that F is inversely proportional to 1 upon d square. दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जो फोर्स है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसकी क्या है, प्रोपोर्शनल है. सो दैट इज इक्वेशन 2. इफ यू अप्लाई बोथ, यदि दोनों को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका होगा F इज इक्वल टू, देखिए पॉइंट आई क्लियर अगेन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना था कि सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स. अब वो फोर्स है, वो फोर्स जो है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दोनों के डायरेक्टली क्या होगा, मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा. सेकंड थिंग, दैट फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. डिस्टेंस के ऊपर फोर्स डिपेंड करते हैं, यदि क्लोज हो तो फोर्स ज्यादा हो, डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स कम हो. तो मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यदि डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो डिस्टेंस की स्क्वायर, दोनों के डिस्टेंस को फोकस करते हुए क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर. सो आपका फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू AE इनटू AM अपॉन D स्क्वायर. क्लियर, एक प्रोपोर्शनल. यदि इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑप्टेन होता है, दैट M इज इक्वल टू कैपिटल G M upon D square. That is your formula. Clear? So where G is gravitation constant. G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट. अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था अर्थ और मास के केस में, तब हम इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा, बट इसमें में आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं F is equal to G M1 into M2 upon D square. That is your formula. M1 mass of one object, mass of another object D square. यदि मैं बात करूँ यदि that is the one object another object. अब इसका जो मास होगा सपोज 5 ग्राम, इसका मास 3 ग्राम. अब इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा. आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. G का वैल्यू फिक्स वैल्यू है, जिसका वैल्यू होता है यहाँ पे. सो इस इज योर फार्मूला. यहाँ G का जो वैल्यू होता है 6.673 फिक्स वैल्यू है, 10 पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. या 6 पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं G इक्वल टू 6.7 into 10 पावर -11 की
लिख सकते हैं, तो भी करेक्ट है। अब देखिए इसी से कितने सारे फार्मूले बन सकते हैं। आप जी निकाल सकते हैं, यदि आपको जी कैलकुलेट करना हो सपोज तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, f d स्क्वायर f इनटू d स्क्वायर अपॉन m1 इनटू m2। क्लियर। तो अर्थ और मून के बीच का जो यहाँ निकालेंगे वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सुनिए, इसी को जनरली लिया जाता है 6.7 × 10⁻⁻11। आप इसके बेस में एक और फार्मूला बना सकते हैं यहाँ पे, कि आपका फार्मूला हो जाएगा दैट f इनटू d स्क्वायर इक्वल टू g m1 इनटू m2। क्लियर। तो आपको ये फार्मूला याद है, उसके बेस पे आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं उससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हियर यहाँ पे देखते हैं द मास एंड अर्थ, यहाँ पर से लिख दिए ई का जो मास है m e इज इक्वल टू दिया है 6 × 10⁻24, इसमें किलोग्राम। वही ये मून का यहाँ पे मास m इज इक्वल टू दैट इज 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। या डी का वैल्यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.84 × 10⁻⁻5 किलोमीटर। और चूंकि आपको पता है दैट g इज इक्वल टू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। चूंकि इसका यूनिट मीटर में है तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख देते हैं 3.84 × 10⁵ इंटू किलोमीटर को मीटर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिए 1000। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.84 इंटू यहाँ पे तो 1 2 3 3 0 और जोड़ दीजिए 5 में, तो हो गया 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर। क्लियर। अब आपके पास देखिए गिवन वैल्यू डी का वैल्यू मिल गया, m1 का वैल्यू मिल गया, m2 का वैल्यू और g का वैल्यू। क्या निकालना है आपको, f निकालना। क्लियर। सो f इज इक्वल टू g इनटू m e इनटू m। मैं यहाँ डेरिवेट करने के लिए m m2 आप m1 m2 भी लिख सकते हैं, एंड दैट d स्क्वायर। क्लियर। सो वी कैन राइट put the value of g 6.7 × 10⁻11. So f is equal to 6.7 × 10⁻11 into e, that's value is 6 × 10⁻24 into 7.4 × 10⁻22, that's d square. So 3.84 × 10⁸8, that's स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले तो आप जो 10 की पावर वाले हैं उसको साइड में रख लीजिए, तो हो गया 6.7 × 6 × 7.4। अब यहाँ पे देखते हैं 10 की पावर 24 और 10 की पावर 22 कितने होंगे, 10 की पावर दोनों ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो गया 6 और 46। अब 46 में 11 को माइनस कर देते हैं, तो -11। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35। हो रहा है क्लियर। दोनों को पहले ऐड कर दीजिए प्लस वाले को, फिर इसको माइनस कर दीजिए, हो गया 35। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3.84 का स्क्वायर इंटू 10⁸8 इंटू 10⁸8। इसका स्क्वायर नहीं निकालते। क्लियर। जो पावर वाले रहते हैं यहाँ पे 8 और 8 हो गया, कितने लिखेंगे इसको, दैट इज 60। क्लियर। ये हो गया आपका 60। यदि आप ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 2.01 × 10⁻20। यहाँ पे देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें माइनस करेंगे, आपका ये आएगा 19 के अप्रॉक्स, पर सॉल्व करने पर आपका आंसर आ रहा है 2.01 × 10⁻17। अब आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, दैट्स न्यूटन। क्या होता है यूनिट, न्यूटन। क्लियर। तो ये हुआ इसका आंसर।
यहाँ देखिए आपका एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है दैट द मास ऑफ द अर्थ 6.6 into 10 power 24 किलोग्राम एंड द एरोप्लेन दैट वेट इज 5 into 10 power 4 किलोग्राम इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ 4 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जी का वैल्यू फिक्स है। इस तरह से आप इसका भी फोर्स निकाल सकते हैं। So next is in free fall. What is the meaning of free fall? So free fall मतलब जनरली आप देखे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ अप्लाइड करते हैं, किसी भी चीज को आप जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो जनरली नीचे ही आते हैं, ऊपर नहीं जाते। एक्सेप्ट गैसेस, गैसेस क्या होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, जब आप बर्निंग कराते हैं तो ऊपर की साइड जाते हैं, अपोजिट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उनकी एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ज्यादा है। पर इस चौक की बात करें तो चौक के पास भी जो एनर्जी है इनके ऑब्जेक्ट ऊपर, वो एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। जब हम इसको नीचे गिराएंगे तो कहाँ ये नीचे आएगा, तो डिपेंड करता है फ्री फॉल्स ग्रेविटेशनल फोर्स पर। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नाम दिया गया है फिर क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। सॉरी ये कहलाएगा ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो कहलाता है ग्रेविटी। जैसे एक हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हैं, क्लियर। अब इसमें जो अर्थ है, ये अर्थ का जो सरफेस है, ये सरफेस क्या कर रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे वो इस प्लेस पे आएगा इसको क्या करेगा, अपनी साइड नीचे खींच लेगा, इसके कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से। तो ये जो अपने आप से नीचे गिरने लगता है कोई इसमें फोर्स तो नहीं लगाता, यहाँ पे आप ऐसे नीचे ऐसा तो होता नहीं, ये क्या है कि नीचे आने लगता है। तो ये जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक टेंडेंसी कहलाती है ग्रेविटी। सो ग्रेविटी में क्या है, एक तरह का एक्सीलरेशन। ग्रेविटी क्या है, एक्सीलरेशन। मतलब ये है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, जनरली आप क्या करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से गिरता है, आपकी बात करें जैसे पर्सन आप कहीं नीचे से गिर जाते हैं कम ऊंचाई से तो आपको कम चोट लगती है, पर हम ज्यादा ऊंचाई से गिरते हैं तो ज्यादा चोट लगती है। रीजन ये है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन बढ़ जाता है, मतलब एक्सीलरेट होने लगता है। जितना एक्सीलरेशन बढ़ेगा स्पीड ज्यादा आने लगेगा, ज्यादा चोट लगती है। बट हम कम ऊंचाई से गिरते हैं तो हमको कम चोट लगती है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम। सो अट्रैक्शन फोर्स है, यदि यहाँ से गिर रहा है तो इसमें खिंचाव ज्यादा है, उसको खींच रहे हैं। कॉमन एग्जांपल आप देखें कि जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, जैसे मैं इसको यही छोड़ दूंगा अपने आप नीचे गिर जाएगा, क्लियर। बट हम इसको फेंकेंगे ऊपर साइड तो इसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी लगानी क्यों पड़ रही है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, इस चीज को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे मैं छोड़ूंगा नीचे आ जाएगा, अर्थ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और ऊपर ले जाने के लिए मतलब ग्रेविटी के अपोजिट जाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ एक फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो डिफरेंस भी आता है कई बार, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस। सो जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। डिफरेंस आप लिख लेंगे, इसको डिनोटेट करते हैं ग्रेविटी को स्मॉल जी से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोटेट करते हैं कैपिटल जी से। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, उसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये 3 पॉइंट्स। अब देखते हैं, बात करते हैं हम जी की। तो आपको हमने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू A इंटू A। जब भी आप क्वेश्चन है, यदि रोड के केस में आता है तो F इज इक्वल टू M इंटू A इज द एक्सीलरेशन। यदि आपको हाइट के केस में आता है तो ये चेंज हो जाता है, तो आपका फार्मूला होगा F इज इक्वल टू M इंटू Z होता है। F इज इक्वल टू M इंटू Z, क्योंकि हम हाइट के केस में भी एक्सीलरेशन हो रहा है, वहां पे एक्सीलरेशन में क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, क्लियर। अब आप फार्मूला पुट कीजिए, F का F इज इक्वल टू होता है z m e into a, मतलब ऑब्जेक्ट m e अर्थ को ठीक से कर देते हैं यहाँ पे कैपिटल M और ये स्मॉल अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू a into z। अब देखिए ये स्मॉल m कट हो गया, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट इज द मास ऑफ अर्थ। तो आपका फार्मूला हो गया यहाँ पे z इज इक्वल टू z m अपॉन d स्क्वायर। ये था फार्मूला फर्स्ट, मतलब स्मॉल जी आप इसके बेस पे निकाल सकते हैं। दैट इज द मास ऑफ अर्थ। क्या मास ऑफ अर्थ,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दी वेलोसिटी, डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं अर्थ से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, क्लियर, मतलब उसके रेडियस को यहाँ डी में लेके आर ए दी रेडियस, तो अर्थ का जो रेडियस फिक्स वैल्यू, तब आपका जी का जो वैल्यू है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी फिक्स है। जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी है, किसी चीज को खींचता है कितने स्पीड से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके 4 पॉइंट में डिफरेंस में डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड यूनिट लिखेंगे दोनों का, क्लियर, डिनोटेड लिखेंगे और एक हो गया उनका वैल्यू लिख सकते हैं। तो 4 पॉइंट आप डिफरेंस लिख सकते हैं, जी कैपिटल जी और स्मॉल, क्लियर। अब देखते हैं ये जो ग्रेविटी है जी, ये कहाँ पे हाई होते हैं और कहाँ पे कम होते हैं। तो हम केस की यदि बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की केस की, यदि आप अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ पे अर्थ ये होता है इक्वेटर का है इसका, अब ये इसका जो कोण है रेडियस होता है इसका पोल वाला पोर्शन है, तो यहाँ सबसे हाई होता है सरफेस, हाई ग्रेविटेशन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है 0, जो इक्वेटर सेंटर होते हैं उसके वहाँ पे कितना होता है ग्रेविटी 0 होता है, सबसे ज्यादा सरफेस में होती है ग्रेविटी। अब आप जैसे ही इससे ऊपर जाने लगते हैं, क्लियर, जैसे कोई माउंटेन वगैरह आ गए, क्लियर, तो इस कंडीशंस में भी ग्रेविटी क्या होती है, दैट इज डिक्रीज होती है। ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज, मतलब आप नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं माइनस जी से। और जब आप नीचे आते हैं आप जा रहे हो माइनस जी, जब आप डाउन आते हैं तो ये प्लस, मतलब ग्रेविटी बढ़ सकती है। देखिए डायरेक्शन से पैरेलल खींच रहे हैं आपको उसके साइड जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इक्वल हो गया, तो उस कंडीशन में ग्रेविटी बढ़ती है। और आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से डिनोट भी करती है। आप एक चीज करना याद रखें, आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वहाँ पे जी का वैल्यू माइनस होगा, यदि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी का वैल्यू प्लस होगा। ये तो कुछ पॉइंट्स थे, आप याद रखिए। कंडीशंस आती है, ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे ज्यादा वेट पे पड़ता है, ग्रेविटी का इफेक्ट वेट। जनरली आप जब लिफ्ट से देखिए, कई बार आप जब आकाश झूला वगैरह जनरली देखे होंगे, झूलते होंगे, तो उस कंडीशन में एक कंडीशंस आती है जब आपका बॉडी जीरो होने लगता है, तो कंडीशन ये है कि उसमें आपको नीचे के साइड कोई फोर्स लगाते रहते हैं। लिफ्ट की बात करें, यदि आप लिफ्ट ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। तो ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो आपकी बॉडी का वेट क्या होने लगता है, कम हो जाता है उस कंडीशन। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उस कंडीशन बॉडी का वेट क्या होता है, कम होता है, नीचे आते हैं तो उस कंडीशन में वेट बढ़ जाता है। वेट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे, ग्रेविटी से होता है। ग्रेविटी का अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, तो यदि हम बात करें तो जो हमारे अर्थ में जो ग्रेविटी है वो मून के कंपेयर में कितना है, 6 टाइम का है, 6 गुना ज़्यादा है। कहने का मतलब यदि आप अर्थ में 3 मीटर का छलांग लगाते हैं, यदि आप जंप करते हैं, यदि आप सपोज मान लीजिए आप 1 मीटर ऊपर कूद सकते हैं, यदि आप उछलते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं 1 मीटर तक फेंकें, वही ऑब्जेक्ट को आप उतनी ही स्पीड से फेंकेंगे मून, तो कितना जाएगा, 6 मीटर तक जाएगा। तो वहाँ ग्रेविटी कम, जो खींचने वाला फोर्स है वो कम, यहाँ पे क्या है, हाई, तो क्या वो इफेक्ट पड़ा है एक्सीलरेशन पे, ये इफेक्ट होता है। इनमें से यदि ग्रेविटी हाई हो तो एक्सीलरेशन जो क्या हो जाता है, स्पीड जो होता है कम हो जाता है। यदि आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं अपने अर्थ में, ये तो 10 मीटर जा रहा है, उसी को मून पे आप फेंकेंगे तो 60 मीटर तक ऊपर जाएगा, क्योंकि वहाँ खींचने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो क्या कम, तो इफेक्ट होता है। इसको भी याद रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।